ऐसे करता हूँ केमिस्ट्री क्लास कल से लेके फ्राइडे तक मैं कोई केमिस्ट्री क्लास लूंगा नहीं, ठीक है ना आपका? बी हैप्पी। आई विल नॉट टेक केमिस्ट्री क्लास वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। बी हैप्पी। सर क्यों? ठीक है, रहता ही नहीं मेरे क्लास। अरे सर क्या कर रहे थे सर, सीरियसली आप? मेरा ऐसे ही मंडे ट्यूसडे सैटरडे को रहता है, बाकी दिन रहता ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज नवीन चैप्टर। इक्विलिब्रियम। एक मिनट, नवीन चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, है ना? नवीन चैप्टर शुरू करने से पहले वो बंदा बार बार कितने बार रिमाइंड कर चुका है हमको ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रह गया लास्ट में, है? मानव मिश्रा। हाँ, कितने वो बेचारे रिमाइंड किया हम। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको ना जीरोथ लॉ ही बोलते हैं। जीरोथ लॉ। इसको जीरोथ लॉ से भी ये फेमस है। ये लो ये बोलता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ए क्रिस्टलाइन, ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका एंट्रोपी जीरो होता है। सोचो ना यार, लॉजिकल है नहीं बात? भले कोई प्रूफ करे ना करे, सोचिए एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और उससे बोलते हैं परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, जहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट एकदम फिक्स है। ऐसा सॉलिड जो एकदम परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, एटम्स का अरेंजमेंट एकदम फिक्स है, यहाँ वहां नहीं, कड़क सॉलिड है, और उसको भी इतने कम टेम्परेचर मेंटेन करो। वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एटम्स मूविंग? एंट्रोपी मींस डिस्टरबेंस। ऐसे भी एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में एंट्रोपी ऑलरेडी ना के बराबर होता है, फिर उसको आप 0 डिग्री ऑन करेंगे तो कहाँ एंट्रोपी होने वाला है? डिस्टरबेंस होने वाला है क्या? नहीं। हमको भी अगर फ्रिज में डाल देंगे 0 डिग्री पे, हम कुछ जकड़ जाएंगे ना, कहाँ हिलेंगे? यहाँ वहां जकड़ने के बाद। इट मेक्स सेंस, राइट? वही बात उन्होंने बोला है। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a perfectly crystalline solid at absolute 0 Kelvin you have 0 this was the third law which Panav was waiting for a long time. Also called the zeroth law, quite theoretical. Fine. Now, as Manav is happy, we can proceed with the next chapter called as सर यहाँ पे 0 क्या है? हाँ सर 0 केल्विन है ना वो? हाँ केल्विन। ओके नहीं है, ठीक है ना? एब्सोल्यूट ओके नहीं है वो। एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही चैप्टर इक्विलिब्रियम, उसमें 2 चैप्टर डाल दिया उसने। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। दिस आर 2 डिफरेंट चैप्टर्स इन वन सेंस, बट दे आर क्लब्ड टुगेदर इन एनसीईआरटी। प्रोबेबली अभी नया जो किताब है उसे पता नहीं मुझे कैसा दिया हुआ है, पहले भी क्लब ही था। तो हम देखते हैं पहले केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है पहले ध्यान देते हैं। व्हाट इज, लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज इक्विलिब्रियम। एक बात पहले से बोल रहा हूँ,
जो इक्विलिब्रियम शब्द है इसको मैं बार बार इक्विलिब्रियम इतना बड़ा लिखूंगा नहीं, आई विल राइट लाइक दिस। ठीक है, समझ जाना, पूछना मत बार बार सर ये क्या है, सर ये क्या है करके। दिस इज इक्विलिब्रियम का शॉर्ट फॉर्म, इस तरह से लिखने वाला हूँ मैं बार बार। तो पहली बात समझ जाते हैं इक्विलिब्रियम क्या है। जैसे इससे पहले भी शायद हमने एग्जांपल लिया है किसी और जगह पे समझने के लिए बात को। अगर हम 2 टैंक लेते हैं पानी की, है ना, इसमें इतना पानी है, इतना भरा हुआ, और इसमें इतना पानी है। अगर यहाँ से मैं होल कर देता हूँ, बताओ क्या होगा? क्या सर होगा? फ्रॉम हाई सर वाटर बढ़ कंसंट्रेशन जाएगा, टू लो मतलब लेवल बढ़ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएगा। फ्लो करेगा, जो हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करेगा ना। और कब तक फ्लो करेगा? यस सर, जब तक दोनों लेवल। सेम ना हो जाए, तो लेवल। सेम लेवल पे नहीं आ जाते। जब तक दोनों का लेवल जो है क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और जिस मोमेंट में दोनों का लेवल सेम हो जाएगा तो और फ्लो होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। नो सर, दिस इज आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं जहां दोनों सेम से इक्वल इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम। बट दिस कैन बी कॉल्ड एज अ यस फिजिकल सर, इक्विलिब्रियम। दिस कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक फिजिकल, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम, सिंपल। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल वेयर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ आवर तो सर चैप्टर, डेफिनेशन लिखवानी, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? पहले समझा दूं अभी तक खत्म नहीं हुई मेरी बात, मैं लिखा ना। ये बस मैं आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, पर हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको तो पढ़ना केमिकल इक्विलिब्रियम है, पर फिजिकल इक्विलिब्रियम को समझना आसान है, इसीलिए वो पहले समझा दिया मैंने, ताकि उसी जैसा केमिकल को हम समझेंगे, समझ में आ जाएगा। तो बस इंतजार करिए, है ना। मैं लिखा देता हूँ अभी, आप जो लिखना है लिख लेना। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? कुछ ऐसा ही होगा, कुछ तो भी इक्वल इक्वल होना चाहिए। But unlike physical equilibrium, chemical equilibrium is a dynamic equilibrium. What I said? Chemical equilibrium is a dynamic. अपना केमिस्ट्री जो है डायनामिक है, इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? ऐसा आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ते होंगे ना, व्हाट इज दैट कॉल्ड? काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स उसको कहते हैं, काइनेमेटिक्स ना। यस सर, काइनेमेटिक्स में एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स, पता है क्या? दो क्लासिफिकेशन। यस सर। Study of forces when the body is at rest. एंड डायनेमिक्स में क्या होता है? जब बॉडी मोशन में होता है उस टाइम जो डिफरेंट फोर्स के ऊपर एक्ट करते हैं उसे स्टडी करते हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज ऑल अबाउट योर स्टडीज एंड डायनेमिक्स। इन अ सिमिलर वे, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, दिस कैन बी कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्यों? एक बार इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद ना मोशन यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल्स का होगा, ना यहाँ से यहाँ होगा, बराबर? कहीं से भी कहीं भी कोई फ्लो होने वाला नहीं है, स्टैटिक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। दोनों जगह वाटर मॉलिक्यूल्स वहीं के वहीं रहेंगे, वहां से यहाँ से वहां कोई फ्लो होने वाला नहीं है। दिस फिजिकल इक्विलिब्रियम कॉल बी कॉल्ड एज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज़ इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद देयर इज नो फ्लो ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सर पर एक्चुअल सेंस में वो हो रहा है ना? क्या बोल रहे हो सर एक्चुअल सेंस में तो इधर उधर कैसे होंगे? यहाँ वहां क्यों जाएंगे? व्हाट इज द नीड? हाँ सर, क्यों होंगे? पर मतलब क्यों होंगे ऐसा पूछना, तुम बोल रहे हो होगा, मतलब क्यों होगा? सर मीन्स वो अंदर ही अंदर होंगे ना पाइप से। अंदर ही अंदर नहीं होता है, ऑलमोस्ट यहाँ से बराबर। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, इधर जो ये होल के पास जो मॉलिक्यूल है, हो सकता है कि वो यहाँ से हम मूव करे थोड़ा बहुत, बिकॉज वो देयर इज अ ब्राउनियन मूवमेंट विद इन द मॉलिक्यूल्स देयर, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ वहां जा रहे, बिकॉज सेम एक ही जगह समझ के। पर फ्लो उतना नहीं, फ्लो नहीं होगा ज्यादा, देयर इज नो फ्लो, स्टैटिक। बट देन इन केमिकल इक्विलिब्रियम इट्स नॉट लाइक दैट। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मान लीजिए केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, A plus B gives C plus D। मैं आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ये रिवर्सिबल सिंबल आपको दिखा है, वहां पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा।
सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, ठीक है ना। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वहां पे कोई केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। You should know the first point. No irreversible reaction can have a chemical equilibrium. Chemical equilibrium is possible only for the reversible reactions, the first place. Now, मान लेते कि इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो रिएक्शन को, बताओ उस टाइम क्या जीरो होता है? जब रिएक्शन को आप स्टार्ट करते हो जीरो क्या होता है? सर प्रेशर। प्रोडक्ट जीरो होते हैं ना, बिकॉज जब रिएक्शन को हम स्टार्ट Okay. करते हैं तो उस टाइम सिर्फ क्या होता है, रिएक्टेंट ही होता है ना हमारे पास, प्रोडक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। से आपके पास ये रिएक्टेंट टोटल जो 10 मोल है एंड प्रोडक्ट कितने रहेंगे स्टार्टिंग में? जीरो रहेंगे एट टाइम t इक्वल टू जीरो द इनिशियली, बिकॉज प्रोडक्ट तैयार होता ही नहीं है। एज यू स्टार्ट द रिएक्शन, जब एयर भी मिक्स करोगे आप तो स्लोली स्लोली जो है प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। अब थोड़ा सा प्रोडक्ट बन गया, जैसे थोड़ा सा प्रोडक्ट बन गया, अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, देन इट बिकम्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रोडक्ट बनने के बाद अब फ्लो चालू हो गया है। अब पहले यहाँ 10 था, यहाँ 0 था, पर कुछ देर के बाद मानो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया, पर अब कुछ यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, कुछ यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी कुछ तैयार हो गया, यहाँ भी है, तो रिएक्शन ऐसा भी हो रहा है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। बिकॉज जो आपने स्टार्ट किया आपका इनिशियल रिएक्टेंट था, यहाँ से ये प्रोडक्ट बना, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनता है इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड रिएक्शन, इज कॉल्ड एज बैकवर्ड रिएक्शन। ये दो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है साइमल्टेनियसली, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन। सो कब हम बोलेंगे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है, व्हेन टू सेट इक्विलिब्रियम स्टेट, जिस टाइम पे देयर इज समथिंग कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? Yes, sir. मतलब किस रेट से, Yes, sir. At which speed? कौन समझाएगा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? The speed at which the reaction. What is the meaning of that speed here in Sir, reaction? the speed at which the reactants are converted into products. हाँ मतलब ऐसे करेक्ट, वही जो आप लोग सब बोल रहे हो वही बात है। अगर उसको प्रिसाइसली बोलूं तो मान लीजिए कितने मोल्स है ना, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड पर मिनट है ना, पर आवर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, करेक्ट, दैट इज द रेट हियर, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। मोल्स बोलो या मोलार बोलो, मोलार पढ़ा हमने, कितना कॉन्सेंट्रेशन, ये रेट रिफर्स टू, rate is given by change in concentration with respect to time। आपने देखा रेट को हमेशा हम d/dt लिखते हैं, राइट? जैसे मैथमेटिक्स से पढ़ते होंगे ना आप, पता नहीं अभी तक आपका स्टार्ट हुआ नहीं हुआ डेरिवेटिव्स, वहां पे हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम देखते हैं, डिफरेंट dy/dx देखते हैं, dv/dt देखते हैं, बहुत सारी चीजें, Yes, sir. तो रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट कितना चेंज हो रहा है, कितना कन्वर्जन हो रहा है। तो जिस वक्त इनिशियली जो है यहाँ से यहाँ का रेट, यहाँ से यहाँ का रेट डिफरेंट हो सकता है। यहाँ मान लीजिए ये जो है पर मिनट 3 मोल कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, और यहाँ जो कन्वर्जन हो रहा है ये 1 मोल पर मिनट कन्वर्ट हो रहा है स्टार्ट, बिकॉज ये कम मात्रा में ना स्टार्टिंग में, तो कम कन्वर्जन हो रहा है। पर ऐसे होते होते एक समय आएगा जब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे यहाँ पे हो गया है, नंबर्स कुछ इस प्रकार से हो गए हैं, अलग अलग रेट चल रहे थे, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे आफ्टर दिस अब अलग अलग यहाँ बदल रहा था, रीडिंग्स बदल रहे थे डिफरेंट टाइम्स पे। इसके बाद क्या हुआ, एक मोमेंट के बाद ये रीडिंग्स लगातार आप चेक कर रहे हो सेम आ रहा है, अब रीडिंग्स और बदल नहीं रहे हैं। जिस मोमेंट में आपको ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स दिखा देता है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन,
प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और चेंज नहीं हो रहा है। जिस पॉइंट के बाद, जिस टाइम के बाद आपको कॉन्सेंट्रेशन में और कोई बदलाव नहीं आ रही है, तो आपको समझ जाता है कि रिएक्शन अभी क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है टेक्निकली, जिस मैंने बताया अभी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है पता है कि दोनों का रेट इक्वल होगा। उसका मतलब क्या, अगर यहाँ से यहाँ 1 मिनट में 2 मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ 5 में 2 गायब, 3 ही बचे, यहाँ हो गए 6, पर उसी 1 मिनट में यहाँ से यहाँ भी 2 मोल लौट के आ रहे हैं, वापस यहाँ 5 हो गए, क्योंकि यहाँ से जो जा रहे हैं कन्वर्जन हो रहा है वो भी 2 मोल हो रहा है, और ये कन्वर्जन भी सिर्फ 2 मोल का हो रहा है। तो एट ए टाइम दोनों जगह से, इधर से आना यहाँ जाना साथ में हो रहा है, तो नेट सेम ही रहेगा ना, नेट वैल्यू है कि नहीं? Yes, sir. 2 लोग यहाँ से गए और 2 लोग यहाँ पे आए तो 5 ही रहेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे स्टैग्नेंट दिख रहा है वैल्यू, पर एक्चुअली क्या हो रहा है, स्टिल द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। रिएक्शन हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली रिएक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, परंतु दोनों का रेट सेम होने की वजह से कन्वर्जन रेट, इसीलिए हमको जो है ना नेट कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। वी फील अभी स्टैग्नेंट हो गए और कन्वर्जन नहीं हो रहा, पर एक्चुअली हो रहा है। इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी तो डायनेमिक से मोशन चालू है, कन्वर्जन इज स्टिल गोइंग ऑन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सर ऐसा हो सकता है ऐसा किसी रिएक्शन में बस फॉरवर्ड रिएक्शन हो या फिर बैकवर्ड रिएक्शन हो? दैट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन ना। हाँ सर, हाँ सर, समझ। इरिवर्सिबल में सिर्फ एक साइड पे रिएक्शन होता है, ओनली वन साइडेड, तो वहां पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते हैं, है ना। जब दोनों साइड से रिएक्शन हो तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, दोनों में बैलेंस, बैलेंस करने की इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर तराजू को सिर्फ एक साइड पे डालोगे तो बैलेंस कैसा होगा, ये तराजू जैसा है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तभी थोड़ा नोट्स बनाएंगे इसका। यस सर, क्लियर है। ये समझाने वाली बात है। लिखने के लिए नहीं लिखेंगे, लिखिए ऊपर हेडिंग, और लिख दिया आपने केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें लिखिए chemical equilibrium is established in reversible reactions only. When rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, equilibrium is said to be established. Since even after the equilibrium is attained, the conversion of reactant to product and product to reactant takes place continuously chemical equilibrium is said to be dynamic सर येलो कलर में सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है?
equilibrium. Since even after the equilibrium is attained, the conversion of reactant to product and product to reactant takes place continuously. Full stop. Yeah, yes कह सकते हैं, full stop डाल दो. Hence, chemical equilibrium is said to be dynamic equilibrium. सर समझा सकते क्या एक बार फिर वो येलो वाला? क्या बोले? सो येलो वाला समझा सकते क्या एक बार? मैं समझाया ना अभी. इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी क्या हो रहा है देखा भी आपने, क्योंकि इवन आफ्टर हाँ इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहा है, हाँ हाँ रिएक्शन लगातार हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्शन बन रहा है, तो नहीं है कि दोनों रेट सेम है, जिसको दिख नहीं रहा है, इसीलिए उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. ओके सर. डन सर. ये इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम. एट इक्विलिब्रियम स्टेट we know that rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. The graphical representation of equilibrium is like this. Now this is rate of backward reaction का graph and this is rate of forward reaction का. देखो प्रोडक्ट इनिशियल जीरो होता है ना, इनिशियली प्रोडक्ट जीरो होता है, प्रोडक्ट का मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, देखो है ना ग्राफ में. प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एज अ टाइम इज प्रोग्रेसिंग, यहाँ पे हम टाइम लिख सकते हैं, एज अ टाइम इज प्रोग्रेसिंग द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. एक पॉइंट आएगा जब दोनों का रेट जो है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे आर एफ इक्वल टू आर बी हो जाता है. इसलिए मैंने ग्राफिकल आपको दिखाया बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम ग्राफ. ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन क्या है, एंड इधर ये पॉइंट में जो है आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, दिस टाइम पीरियड कैन बी कॉल्ड एज द टाइम टेकन टू अटेन द इक्विलिब्रियम. दिस टाइम इज T equilibrium, the time taken to attain equilibrium. बना लिया, आगे बढ़ो. हाँ सर. यस सर. सर हाँ जी, सर रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी जीरो होगा ना? हाँ इसीलिए वो जीरो में स्टार्ट हुआ, देखो ना. सर लेकिन रेट के ग्राफ में तो, और ये तो ऊपर है ना पूरा, आर मतलब ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. ये कौन सा, ये रिएक्टेंट है ना, तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था ना आपके पास. हाँ सर, लेकिन जब मतलब हम एकदम जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट करते हैं तो दोनों जीरो ही होते हैं. हैं हाँ नहीं होते. हाँ हाँ समझे क्या, तो स्टार्ट है यस रिएक्शन. सर. हाँ सर हाँ, वो फॉरवर्ड रिएक्शन में मतलब वो स्टार्ट होने में उसका रेट ज्यादा ही होगा. ओके, थोड़ा हेडिंग characteristics
of equilibrium. पहला पॉइंट लिखो इसमें, after equilibrium is attained, the concentration of reactants and products will not change with time. इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, कितना भी टाइम आगे बढ़ जाए, कितना भी टाइम के लिए रिएक्शन हो जाए। राधा रानी, फिर ये पॉइंट वापस समझाओ। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया ना, मैंने क्या बोला इससे पहले, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जब दोनों रेट सेम हो जाएगा, है ना। अब मानो यहाँ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम की बात करें, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 है, प्रोडक्ट का 5 है। अब मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इसके बाद और भी मतलब ऐसे ही रखा आपने। अब ये टाइम t इक्वल टू 10 मिनट्स था, अब t इक्वल टू 15 मिनट में आप चेक कर रहे हो, बताओ कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट होगा। सर 10/5 So 10 and 5. 10/5 ही होगा, बिकॉज रिएक्शन अब भी हो रहा है, पर यहाँ से मैंने क्या बोला, अगर यहाँ से यहाँ 2 लोग जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ भी 2 ही लोग आ रहे हैं, नेट वैल्यू विल नॉट चेंज। तो t इक्वल टू 50 मिनट में कितना होगा, 10/5. 10/5. That's what I'm saying na, first point. कि once the equilibrium is attained, there is no change in the concentration of reactant and product with respect to time. Is this clear? और सर ये कब तक चलता रहेगा? जिंदगी भर, जब तक उस रिएक्शन को आप चलने दोगे तब तक वो चलता रहेगा, परंतु इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कोई बदलाव, अगर आपने लाइफ टाइम के लिए भी रख दिया ना, तो भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अनलेस क्या, अगर आपने छेड़खानी की रिएक्शन, है ना, अगर आपने थोड़ा रिएक्टेंट में से कुछ निकाल दिया, है ना, थोड़ा प्रोडक्ट में से कुछ निकाल दिया, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दिया उसमें, तो फिर वापस ये वैल्यूज बदल सकते हैं। अनलेस यू डिस्टर्ब द रिएक्शन, दिस विल बी एज इट इज, नो मैटर फॉर हाउ मच टाइम यू कीप। ओके, क्या बोलूं सर, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी, एंट्रोपी ये सब 0 रहता है, एंड उसका कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होता, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है उसमें। सो हाउ डिड समवन नो कि रिएक्शन अभी भी चल रहा है? हाँ, उत्तर देखो, ये केमिकल रिएक्शन होता है ना, जैसे अगर हम सिर्फ एक रिएक्शन स्टडी करते हैं इंडिविजुअली, अभी इस एक रिवर्सिबल रिएक्शन में कितने रिएक्शन है कुल मिला के? हाँ सर 2 रिएक्शन है ना। एक आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है, और एक आप देख रहे हो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बन रहा है, मतलब कुल मिला के 2 रिएक्शन चालू है, ठीक है ना। और कोई भी केमिकल रिएक्शन जब शुरू होता है ना, उसका कन्वर्जन होता रहेगा। अगर आप एक ही रिएक्शन पकड़ते हैं, जस्ट कंसीडर वन रिएक्शन, से फॉर एग्जांपल टेक अ रिएक्शन वेयर N2 + H2 डाला आप, ठीक है, N2 + H2 डालने में क्या मिलेगा आपको? अमोनिया मिलता है, ये रिएक्शन। NH3 जब तक आपका N2 और H2 है, क्या तब तक अमोनिया बनता रहेगा? यस सर। यस बराबर। सर जब तक ये दोनों है तब तक ये बनेगा, जब दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? बनना बंद हो जाएगा। So in the same way, there is one more reaction, ammonia decomposing into N2 + H2, ठीक है। और जब तक अमोनिया है तब तक ये डिकम्पोजिशन होता रहेगा, जब तक अमोनिया खत्म नहीं होता। अब दोनों को आप क्लब कर दीजिए, दोनों को आप क्लब कर दीजिए। Now I'll write it as
N2 plus 3H2. This is also a reversible reaction. ठीक है? At any point of time, आप देख रहे हो कि ये भी है, ये भी है और ये भी है. ठीक है? Because ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो at any point of time ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है. और जब तक ये एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मतलब इसका इसमें कन्वर्जन हो रहा है. और जब तक ये एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक इसका भी इसमें कन्वर्जन हो रहा है. Does it make sense to you? Yes, sir. Does this answer your question? Yes, sir. Can I move ahead? The second point. Yes, sir. Thank you for permission. दूसरा पॉइंट लिखिए. At equilibrium, rate of, ये तो ऑलरेडी दो बार बोल चुके हैं, वही पार्ट लिखो. Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. शॉर्ट में लिखिए. तीसरा पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये बात कर चुके हैं. चौथा पॉइंट, हम उससे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. कौन कौन से? Equilibrium is not affected by presence of catalyst. कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम है, इसके कैटलिस्ट के डालने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. उसका मतलब क्या समझना, इसको मैं समझाता हूँ. लिख लिया पॉइंट, लिखो पहले. डायनामिक मतलब वही ना जहाँ हाँ, जो हमने बोला ना रिएक्शन मतलब सर डायनामिक के मतलब बाद भी चालू है रिएक्शन, उसको डायनामिक बोलते यस सर हैं. ये चौथा पॉइंट लिख लिया क्या? लिख लिया तो बता, समझाता हूँ. Yes, sir. लिख लिया. अभी इसका मीनिंग क्या, जब मैं बोलता हूँ कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, कैटलिस्ट के डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, इसका मीनिंग ये है. मान लीजिए रिएक्शन ऑपोजिट लेता हूँ, A gives B. अगर अभी मैंने क्या किया, कैटलिस्ट नहीं डाला, ठीक है ना, आई नॉट विद कैटलिस्ट. दो केस लेते हैं, विद कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट. यहाँ कैटलिस्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं. अब एट मान लीजिए t इक्वल टू 20 मिनट्स जो है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है इस रिएक्शन का. अरे इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन हमने A और B को देखा, वो है 20 और 30. ये कॉन्सेंट्रेशन इसका है और ये इंफॉर्मेशन आपको दे दिया. अब मैंने कैटलिस्ट डाला, तो अब इसका इंफॉर्मेशन निकालते हैं. मालूम चला t इक्वल टू 5 मिनट्स में इस इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चेक किया, 20 है, यहाँ पे 30 है. इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? मेक विदाउट कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट में इंफॉर्मेशन सर आपको दे दिया. कैटलिस्ट के साथ इक्विलिब्रियम है स्टेट जल्दी अटेंड होता है. हाँ, पर क्या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में कुछ अंतर हुआ? नो सर. नो सर No, sir. हाँ, एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. इक्विलिब्रियम कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम ऐसे ही अटेन जैसा होना चाहिए था. इतना ही क्या हुआ, फर्क कितना पड़ा, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो गया, है ना. अगर आप विदाउट कैटलिस्ट करते तो 20 मिनट लगता है इक्विलिब्रियम आने के लिए, पर विद कैटलिस्ट में वही इक्विलिब्रियम जो है 5 मिनट में आ गया, परंतु इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ. इक्विलिब्रियम अब भी आया, तब भी आया. और ये इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होने चाहिए थे, वैसे के वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. ऐसा नहीं कैटलिस्ट डालने की वजह से B40 होगा, A10 हो गया, या A10 हो गया, B40 हो गया, है ना. इस प्रकार कुछ हुआ नहीं. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर यस यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. मीनिंग क्या है? दैट इज there will be no change in equilibrium concentrations
लिखा? Yes, sir. इसके आगे Yes, sir. और एक फुल स्टॉप डाल के the catalyst only helps to attain equilibrium faster. डन क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब लिखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? अच्छा और बुरा, राइट? Yes, sir. स्टैटिक डायनामिक. हाँ तो सर. डायनामिक और स्टैटिक होगा ना? एक टाइप तो हमने देख लिया ना, स्टैटिक हाँ, और डायनामिक। डायनामिक, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे नहीं हम, वो आप समझ गए उतना काफी है समझना. हम लिखेंगे एक और टाइप का, उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम. homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. homogeneous and heterogeneous. देखिए homogeneous के अंदर सर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड के बीच में होते हैं. क्या बात है, होशियार है यार तू. किसने बताया तुमको ऐसे? क्या सर? किसने बताया तुमको ये बात? सर और नाम से पता चल रहा है सर, होमो एंड हेटेरो. होम मींस कुछ सिमिलर होगा ना, कुछ तो सिमिलर, कुछ सेम सेम. यस हेटेरो सर. जैसा आपने बचपन में होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ा होगा, है ना? तो ये वर्ड बहुत जगह यूज होते हैं. तो यहाँ पे होमो और हेटेरो किस यूज हुआ है? सभी सेम फेज में होंगे तो वो जो रिएक्शन है, जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, अगर सबके सब सेम फेज मतलब क्या? लिक्विड फेज, गैसियस फेज और सॉलिड फेज, ये तीन फेज होते हैं ना. अगर सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक ही फेज में हो तो उनको हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम. लिख लीजिए. equilibrium reaction in which all reactants and products are in same phase is called homogeneous. और डिफरेंट फेज में रहेंगे तो हेटेरोजीनियस. सर फेज स्टेट ही Heterogeneous. ना? क्या बोले? फेज मतलब स्टेट ही ना? स्टेट ऑफ मैटर. हाँ करेक्ट करेक्ट. हाँ. फेज मतलब स्टेट. डन डना डन. यस सर. यस सर. दोनों ये एग्जांपल भी लिख लेते हैं.
For homogeneous, you can write examples. Say for example, we have कौन सा एग्जाम्पल है? H2 सर अमोनिया। Cl2 भी गैस होता है और ये क्या बनता है? HCl जो भी होता है गैस। होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस की एग्जांपल होगा कार्बन लेते हैं, सॉलिड होता है। O2 दिस इज गैस गिव्स CO2 व्हिच इज गैस। तो में सॉलिड भी है गैस भी, दो फेज है अलग अलग, हेटेरोजेनियस हो गया। यहाँ सब सेम फेज में है, ये होमोजेनियस हो गया। सर सारे रिएक्टेंट गैस में और प्रोडक्ट सॉलिड में है तो नहीं ओवरऑल मिला के बात कर रहे हैं ना। टोटल रिएक्शन में आपको दो या दो से अधिक फेज दिखाई दे रहे हैं तो हेटेरोजेनियस, ठीक है। ओके। वो हेटेरोजेनियस। अगर सब रिएक्टेंट सही प्रोडक्ट सेम फेज में है तो वो होमोजेनियस। ऑफ कोर्स जो एग्जांपल हमने लिया जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है, ठीक है ना। ये जो रिएक्शंस हमने लिया है ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शंस समझने के लिए। जो इक्विलिब्रियम सर रिएक्शंस बात इक्विलिब्रियम में नहीं है ना ये? हाँ वही तो बोला ना मैं। डेट से एक ही एरो पुट किया ना मैंने, सिंगल एरो। दिस कैन बी कॉल्ड एज ए होमोजेनियस रिएक्शन, हेटेरोजेनियस रिएक्शन। पर जो भी होमोजेनियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा उसी को होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलेंगे। If you take equilibrium reaction as an example, I think we can take equilibrium के लिए we can take ईस्टर का हाइड्रोलाइज ले सकते हैं CH3CO CH3 लिक्विड H2O भी लिक्विड। ईस्टर का हाइड्रोलाइज हम करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में होता है। CH3CO CH3COH ये भी लिक्विड, CH3OH ये भी लिक्विड। ये इक्विलिब्रियम एग्जांपल। Yes, sir. Done. सर C+O2 भी तो इक्विलिब्रियम होगा ना? क्या बोले? C+O2 सर जो इक्विलिब्रियम। ऊपर वाला रिएक्शन लिखा है हेटेरोजेनियस में है ना सर, वो भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्या? नहीं कंबशन रिएक्शन है ना वो। सर होगा क्या? या अभी देखो ओके कार्बन सर। का आप कार्बन को जला देंगे वो CO2 बन के उड़ जाएगा ना, वापस थोड़ी CO2 कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है कि यस सर। नहीं? और ऐसे कैसे ना कुछ जगह पे जिससे आपने सीखा उसमें एक बात याद है, अगर कोई कुछ रिएक्शंस को आप क्लोज्ड कंटेनर में करते हो, रिएक्शन को क्लोज सिस्टम में। अभी थर्मो हो गया, क्लोज समझता है क्लोज सिस्टम मतलब क्या है। अगर हम कोई रिएक्शन को क्लोज सिस्टम में करते हैं, सब गैसियस स्टेट में है और वो क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम में पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए, क्योंकि ये दोनों मिलके वो बना, अब वो उसी के अंदर है तो वापस ही बनने की संभावना है। पर मान लीजिए ऐसे, हाँ इन केस आपके पास ये जो रिएक्टेंट है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और प्रोडक्ट मान लीजिए गैसियस स्टेट में, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हुआ और सिस्टम क्लोज्ड है, क्लोज्ड है वहीं के वहीं जमा हुआ है तो वापस इससे कन्वर्ट होने की संभावना है। पर मान लीजिए आप करते हो ओपन सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट बना प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मानो गैस है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकता है। पर प्रॉब्लम कि ओपन सिस्टम होने के कारण
सॉलिड स्टेट में है ना, जैसे गैस बने उड़ जाएगा, है ना, Yes, गैस sir. बनेगा उड़ जाएगा, तो रिवर्सिबल होने की संभावना नहीं होगी। इसीलिए मेजॉरिटी जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, स्पेशली Yes, जब sir. प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो, अगर प्रोडक्ट गैसियस में, उसको हम क्लोज सिस्टम में करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। If the product is in gaseous state, you should do in a closed system अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन करना चाहते हो तो। अगर ओपन सिस्टम है, अगर प्रोडक्ट गैस बनेगा तो वो उड़ जाएगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने का समय ही नहीं मिलेगा। That's a good point. आपकी बात से याद आ गया। Now, proceeding ahead. Yes, sir. हम रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में बात किया था, एट इक्विलिब्रियम जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दो ये रेट्स के बारे में बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, बिकॉज उससे ही हम इस चैप्टर का जो पहला फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं, उसके बिना नहीं पॉसिबल है। तो ये कनेक्टिंग चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स का जो फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, say AA plus BB gives CC plus DD. मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, एक रिएक्शन। अगर तो मुझे वो पूछे इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन लिखो, कॉल्ड एज रेट इक्वेशन। रेट लॉ हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो रेट लॉ से रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन। देन रेट लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, rate of reaction he says is directly proportional to the concentration of the product of the concentration of the reactants raised to the stoichiometric coefficient. यह है रेट लॉ। क्या आप लिखना चाहेंगे इस रेट लॉ को? यस सर, जी Yes, बिल्कुल। sir. यहाँ पे लिख लीजिए ताकि ये काम हो। रेट लॉ बोलता है, according to this law the rate of reaction is directly proportional to the product of directly proportional to the product of concentration of reactants raised to their लीला का। यस सर। यस सर, तो उसी के नीचे लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल ये लिख लो, ये लिख लो सर। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द, ये इसके ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और दोनों की पावर्स में क्या है, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो आगे नंबर्स हम लिखते हैं ना, 2 प्लस जो भी लिखते हैं आगे जो नंबर्स आता है रिएक्शन में, उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। Sir, please slide दिखा 2 मिनट।
Yes, sir. सर एक बार समझा ही नहीं क्या लिखा आपने। मैंने बोला ये रिएक्शन है, ठीक है ना, ये रिएक्शन का रेट इक्वेशन भी लिखना है। तो ये बोलता है रेट लॉ कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है that is directly proportional to the concentration of the reactants के यहाँ पे A and B, ठीक है ना। तो concentration of A into concentration of B, product of concentration of reactant raised to their stoichiometric coefficients। इसको क्या बोलते हैं हम? stoichiometric coefficient। नंबर्स आगे लिखते हैं ना, they are called as stoichiometric coefficient। वो उनके पावर में आएगा, उनके रेस्पेक्टिवली। दिस इज, अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल देंगे, you get a proportionality constant K which can be called as rate constant here, it is called as rate। तो इस इक्वेशन, इस रिएक्शन का ये हो गया रेट लॉ। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको ये दिया है कि 2H2 प्लस N2 plus 3H2 gives, और किसी ने मुझे बोला इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसका रेट लॉ लिखो। तो क्या करूंगा, रेट इक्वेशन इज R इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट्स के यहाँ पे N2 और H2, उन्हें कॉन्सेंट्रेशंस को मल्टीप्लाई किया। पावर में क्या डालूंगा, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है जी? 1 1 यहाँ और यहाँ क्या है? 3 3 रेट लॉ फॉर दिस इक्वेशन, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर इसी का, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा, एफ लिख लेंगे। इसी अगर बैकवर्ड रिएक्शन लिखना हो मुझे तो क्या होगा, ये भी लेते हैं। अब बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है? 2NH3 NH3 है ना रिएक्टेंट, एक ही है तो एक ही लिखा। पावर में क्या आएगा? This becomes the rate equation of the backward reaction. Is it clear to everybody? Yes, sir. यहाँ पे नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. सर टाइम हो गया। जल्दी हो गया टाइम आज में। Yes, sir. सर वो 10 मिनट स्टार्टिंग के। हाँ, आपने कैंसिल किया ना मेरे क्लास से। ठीक है, आपको नोट्स थैंक मिल यू गया सर। ना? मेरे ग्रुप में देखा आपने? हाँ सर। Yes, sir. दिलकुश? यस सर। Yes, sir. और कोई चैप्टर का चाहिए तो मुझे डालना, फिर मैं डालता हूँ। अभी मेरे पास है लैपटॉप। थैंक यू सर। Yeah.